Hello everyone, welcome to A9 Education. Friends, this is our set 4. इससे पहले मैंने 3 सेट कवर किया है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन मैंने कवर किया है और वो 60 क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैंने उसमें कवर किया है। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप उसको देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, मैं कोशिश करूंगी कि नवंबर लास्ट तक मैं इसको कंप्लीट कर लूं सो डैट कि आप एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम्स इसके रिवीजन कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर इन लंदन। मतलब लंदन में ब्रिटिश ऑफिसर को किसने मारा था। ओके, तो लंदन में ब्रिटिश ऑफिसर को मारा किसने था, तो उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह इज अ राइट आंसर। और इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मारा किसको था, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। तो इन्होंने मारा था ओ डायर को एट द एज ऑफ 75। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है तो आप एक बार देख लीजिए। और किस डेट को मारा था, तो 13 मार्च 1940 को। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और 13 मार्च को इन्होंने मारा था 1940 को। मतलब 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था और उसके बाद इन्होंने इसको 1940 में मारा था। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ क्यों था, क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी वैशाखी के दिन। तो उस पे जनरल ओ डायर ने शूट करने का आदेश दिया था, जिसमें एटलीस्ट, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसके हिसाब से 379 लोग मारे गए थे और अप्रॉक्स मतलब 1200 से ज्यादा लोग जो है ना वो इसमें घायल हो गए थे। और अभी रिसेंट में हमने अप्रैल 2021 में 13 अप्रैल 2021 में 102 ईयर इसका कंप्लीट पूरा किया है और इसको हमने ये जो जनरल ओ डायर ने जो शूट किया था लोगों को, और ये कभी किया था, ये किया था 13 अप्रैल 1919 में। इसका कंप्लीट 102 वर्ष पूरा हो गया है 2021 में। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was chosen as Governor General of Free India in 1947? 1947 में जब आजादी के बाद, मतलब फ्री इंडिया मतलब क्या, आजादी के बाद किसको एज अ गवर्नर जनरल चुना गया था, तो ये चुना गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। और इनका जो टेन्योर था, इनका जो ड्यूरेशन था वो क्या था, कब से कब तक इन्होंने सर्व किया था, ये किया था अगस्त 1947 से लेके 1948 जून तक, जो कि टोटल 10 महीने ये आजादी के बाद भी न्यू दिल्ली में रहे थे एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, कभी तक रहे थे, जून 1948 तक। So we have the next question is, in which month Direct Action Day was observed by Muslim League in 1946? तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ कभी था और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और ये हुआ कभी था, तो ये हुआ था 1946 में। ठीक है, अब ये 1946 में हुआ कभी था, तो ये एग्जैक्ट डेट क्या था, ये एग्जैक्ट डेट था 16 अगस्त 1946। और इसको मतलब डायरेक्ट एक्शन डे को और किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है 1946 कैलकाटा किलिंग के नाम से जाना जाता है। जो कि अनाउंस किसने किया था, ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किसने किया था, वो अनाउंस किया था जिन्ना साहब ने। अब ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था, इसमें इतना ज्यादा वायलेंस हुआ था, जिसमें कितने हिंदू मारे गए थे, कितने मुस्लिम्स भी मारे गए थे। अप्रॉक्स 4000 पीपल वेयर किल्ड, मतलब 4000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। और इसका रिजल्ट था पार्टीशन ऑफ इंडिया।
So we have next question. In which year Warren Hastings appointed Amni Commission to collect useful information regarding revenue matters? तो किस ईयर में वॉरेन हेस्टिंग ने एमनी कमीशन अपॉइंट किया था? किस लिए किया था एमनी कमीशन का अपॉइंटमेंट? इन्होंने एमनी कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था रेवेन्यू मैटर्स से रिलेटेड चीजों को देखने के लिए, देख रेख के लिए इन्होंने किस कमीशन का किया था? तो यहाँ पे फिर आप देखिए 2-3 क्वेश्चन साथ में देखने को मिल जाते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने रेवेन्यू मैटर्स से रिलेटेड किस कमीशन की स्थापना करी थी? तो ये की थी इन्होंने एमनी, सॉरी आपको हैंडराइटिंग ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज अब भी मेरा ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। आई होप कि 2-3 वीडियोस में ये भी मैं सही कर लूंगी। सो ये कभी किया था इन्होंने? 1776 में इन्होंने किया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब ये जो एमनी कमीशन था इसकी अपॉइंटमेंट इन्होंने की क्यों थी? तो ये इस कमीशन की अपॉइंटमेंट इन्होंने की क्यों थी? तो ये किया था नेक्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट कुड बी मेड फेयरली, मतलब कि ये जो आने वाले जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट्स है ना उसको ये बहुत अच्छे से कर पाए, तो इसकी वजह से इन्होंने एमनी कमीशन को बिठाया था। So we have the next question. In which year Black Hole tragedy happened in Calcutta? तो ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी जिसमें एक छोटे से जगह पे ट्रेनिंग हॉल था जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को रख के और छोड़ दिया गया था, ये हुआ कभी था? ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये हुआ था 1756 में। और एग्जैक्ट डेट इसका पूछ लिया जाता है तो आप एग्जैक्ट डेट भी याद रखेंगे। ये था आपका 20 जून 1756। ओके, अब ये इसको डिस्क्राइब किसने किया था? इसको डिस्क्राइब किया था रिचर्ड कैवेंडिश ने। ये आई थिंक सो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और नवाब ऑफ बंगाल जो थे उनके टाइम में हुआ था, उन्होंने ही ये किया था, जो कि इतना छोटा सा स्पेस था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही रह सकते थे, 6 लोगों को ही रखा जा सकता था। वहां पे इन्होंने मोर देन 100 प्रिजनर्स को कैद कर दिया था। सफोकेशन के कारण सबकी मौत हो गई थी। तो ये था ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि हुआ था 1756 में। और एग्जैक्ट डेट क्या था? एग्जैक्ट डेट था जून 20, 1756। We have the next question. Who annexed Punjab under the East India Company rule? पंजाब का एनेक्सेशन किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंदर? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंटेंट इंग्लिश में देख के कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैं सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको बाइलिंगुअल दे रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी हिंदी में जो आपके लिए बेहतर रहेगा। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एनेक्स्ड पंजाब अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल? तो ये किसने किया था? ये किया था डलहौजी ने। और डलहौजी ने किया कभी था? एग्जैक्ट डेट क्या था? तो ऑन 2 अप्रैल 1849। सी ये डेट से रिलेटेड ना पंगा हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं रहता, इनफैक्ट ईयर भी हमें याद नहीं रहता। अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछ दे कि किया कभी था 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल अगर दे दे तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अगर हमें याद भी होता है फिर भी हम सोचते हैं कि यार ये 2 अप्रैल था या 4 अप्रैल था या 3 अप्रैल था या 2 मई था। तो इसके लिए ना ये कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स है ना जिसके डेट आपको एग्जैक्ट याद रखने पड़ेंगे। सॉरी। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप रोज का अपना एक टारगेट बना लीजिए कि हमें हिस्ट्री का रोज एक टॉपिक कवर करना है। सपोज कि आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड उठाया तो आप उस टॉपिक को कवर कर लीजिए और उससे रिलेटेड डेट, उससे रिलेटेड पर्सन। तो अगर आप एक दिन में एक डेट याद करते हैं ना तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ऐसे मंथ में अगर आप देखें तो 30 डेट्स टोटल आपको एग्जैक्ट याद हो जाते हैं, राइट? अब ये जो
एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ था, ये हुआ कभी था? तो ये हुआ था 2 अप्रैल 1849 में। और ये जो एंग्लो सिख वार था उसके खत्म होने के बाद पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंदर लाया गया था। So we have the next question. Which region was brought under the subsidiary alliance system at the earliest? मतलब सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के अंदर कौन से रीजन को लाया गया था? तो ये हैदराबाद को तो नहीं लाया गया था और मैसूर को भी नहीं लाया गया था। तो वी हैव 4 ऑप्शन हियर, जिसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है अवध। इसको लाया कभी गया था? तो इसको लाया गया था 1765 को लाया गया था। अब ये जो 1765 में लाया गया था, ये एक्चुअली लाया कभी गया था? ये लाया गया था बैटल ऑफ बक्सर में हार के बाद, जो कि 1764 में हुआ था। उसके बाद अवध को 1765 में सब्सिडरी अलायंस के अंदर लेके आया गया था। We have the next question. Who was murdered while serving as a Governor General of India? मतलब जब गवर्नर जनरल के पोस्ट पर ही थे, एज अ गवर्नर जनरल सर्व कर ही रहे थे, तब किनकी हत्या हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मायो की, जो कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी थे। और इनका जो ड्यूरेशन था, इनका जो सर्विंग पीरियड था, जो भी गवर्नर जनरल्स एंड वायसरायज है ना, इनका नाम, इनका ड्यूरेशन और क्रम से, मतलब सीक्वेंस वाइज आपको चीजें याद रखनी है कि पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। क्योंकि एग्जाम ना क्या करता है कि क्वेश्चन में आपको दे देगा, टाइम दे देगा और नाम दे देगा जो भी वाइसरायज हैं, जो भी गवर्नर है, और आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो वहां सिर्फ एक क्वेश्चन में अगर आपको वो चारों पॉइंट्स आते हैं ना, तो ही आप आंसर कर पाओगे। अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारा गुड लक रहा तो उसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर दो चीजें हमें पता है। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको चीजें एग्जैक्टली याद रहे। सो नेक्स्ट, ये पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम और देख लेते हैं कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करा था। किसने? लॉर्ड मायो ने। और इनका टेन्योर क्या था? इनका ड्यूरेशन क्या था? इनका ड्यूरेशन था 12 जैन 1869 से लेके 8 फेब 1872 तक। ओके। सो इन्होंने मायो कॉलेज की भी स्थापना करी थी, जो कि अजमेर में किया था। अब ये मायो कॉलेज की स्थापना इन्होंने अजमेर में क्यों करी थी? तो ये जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, इनके जो चिल्ड्रन थे, उनको एजुकेट करने के लिए, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए मायो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मायो ने अजमेर में करी, जिनका टेन्योर क्या था? जिनका टेन्योर था 12 जैन 1869 टू 8 फेब 1872। मैं बार बार पॉइंट्स को रिवीजन करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स तो आपको यही याद हो जाए, और उसके बाद जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करोगे और सेम डे जब आप उसको रिवाइज करोगे तो वो चीजें सेम टू सेम डे आपकी हो जाएंगी। So we have next question. Who was the Governor General of India when the Indian National Congress was formed in 1885 AD? 1885 में जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, किया किसने था? ये किया था A.O. रूम ने। और 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये होने वाला था एग्जैक्टली पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ था? ये हुआ था मुंबई में। और क्यों हुआ था? क्योंकि पुणे में जो कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था, वो मेन कॉज था कि इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था। और इसको लीड किसने किया था? वेरी फर्स्ट जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और ये जो फर्स्ट सेशन था, इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से ही आप क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़िए कि आपको बार बार फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने क्या देखा कि गवर्नर जनरल कौन थे। तो अब यहाँ आईएनसी से रिलेटेड फिर इसको ही हम रिलेट कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमें रिमाइंड हो जाएगी। अब 1885 में आईएनसी हुआ था, तो हम इससे रिलेटेड ये भी देख सकते हैं कि 1885 में इसको लीड किसने किया था। आईएनसी का सेशन हुआ कहाँ था? पुणे में हुआ था या मुंबई में हुआ था? ठीक है।
और इसमें कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से रिलेट करके हमने पॉइंट्स बताया और आपके रिवीजन यहाँ पे ही खत्म हो गए। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। इनका जो ड्यूरेशन था गवर्नर जनरल, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनका टेन्यूर जो था वो क्या था, वो 1884 से लेके 1888 तक था। ये बात हो गई। और इनका कहना था कि ये जो आईएनसी है ना, आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, आप लुसेंट पलट के देखिए 1857 रिवोल्ट के बारे में किसका क्या कहना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत जल्द ऐसा सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें आपको रोज का, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हैंड रिटन नोट्स वो होंगे, उसमें आपको रोज का मैं 3-3 4-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवाऊं। जैसे जो अमेंडमेंट्स हुई, जो एक्ट्स हुई, जो इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर है। बायोलॉजी की बात करें तो जो डिजीज है और जो साइंटिफिक नेम्स हैं, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। 20-25 क्वेश्चन बीपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में ऐसा देखने को मिलता है जो कि सेम टॉपिक से उठा के दे दिया जाता है, और उसका सबसे बेस्ट बुक है आपको रिवीजन करने के लिए कि आप या तो केबीसी नैनो से उसको देख लीजिए या तो फिर लुसेंट से रिवीजन कर लीजिए, आपको और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद मैं आपको ये कोशिश करूंगी कि मैं ये सीरीज स्टार्ट कर दूं जिसमें आपको रोज का मैं एटलीस्ट मैं 10 to 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करवाऊं हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहिल्लास वेयर ओरिजिनली पीपल ऑफ, ये रोहिल्लास जो थे ये कहाँ से रिलेटेड थे, तो ये रिलेटेड थे अफगान ओरिजिन से। इन विच ईयर हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास्ड, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इससे पहले 3 सेट में भी विडो रिमैरिज एक्ट, आईएनसी, गांधी और इन सब रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट है, ये कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 16 जुलाई 1856 को। ओके, यहाँ पे 1956 ऑप्शन में है, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लेंगे। 1856 में हुआ था ये, और 1856 में एग्जैक्ट क्या था डेट, इसका एग्जैक्ट डेट था 16 जुलाई 1856। और ये इसको इनेक्ट कभी किया गया था, इसको किया गया था मतलब इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था 26 जुलाई 1856 को। मतलब ये लाया कभी गया था, ये लाया गया था, ये एक्ट पास हुआ था 16 जुलाई 1856 को, और उसके जस्ट 10 डेज के बाद 26 जुलाई 1856 को इसको लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। और इसको ड्राफ्ट किया था, अब यहाँ पे 2 आप इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए कि ये इनको इसको इट मीन्स कि ये विडो रिमैरिज एक्ट जो है, ये विडो रिमैरिज एक्ट पास कभी हुआ था, ये हुआ था 16 जुलाई 1856 को। और इसको ड्राफ्ट किसने किया था, इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और इसको पास किसने किया था, इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो अब आप इसका एक नोट प्रिपेयर कर लीजिए कि आप साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ, आई थिंक मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि आप वीडियो के साथ साथ पॉइंट्स को आप नोट ना कर पाए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो के बाद या वीडियो को पॉज करके उसी वक्त पॉइंट्स को नोट करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट लिखिए, 1856 आप लिखिए, और उसका डेट लिखिए, और ये लिखिए कि ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी और पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। और ये बिफोर 1857 ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड मोस्ट। ठीक है, ये जो लॉर्ड कैनिंग बिफोर 1857, ये हुआ कभी था 1857 से पहले इसको पास किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको मेरे थर्ड लेक्चर में भी बताया था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है ना, उसका बहुत सारा कॉज ऐसा है ना जो कि बहुत ही गलत है। जैसे सती प्रथा के
से रिलेटेड हो या फिर विडो रिमैरेज एक्ट हो या वुमेन एम्पावरमेंट हो, ये सारे भी अनफॉर्चुनेटली ये सारे ही मेन कॉज थे आपको 1857 रिवॉल्ट का। ओके, अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये जो सती प्रथा था वो मेन कॉज 1857 रिवॉल्ट का हो गया। 1857 रिवॉल्ट बहुत ही सही था, बट उसमें क्या था ना कि कुछ ऐसी चीजें थी ना जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ, वो समझ में नहीं आता है। जैसे एटलीस्ट यार सती प्रथा को तो आप अलग रखो, उसका मेन कॉज मत बना। अब उनका माइंडसेट क्या था कि ये सती प्रथा अंग्रेज हटा रहे हैं, ये विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इससे क्या होगा कि हमारे सामाजिक चीजों पर असर पड़ेगा। ये डायरेक्ट हस्तक्षेप है हमारे इंडियन सोसाइटी में फॉरेनर्स का, जो कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मेन कॉज था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, कभी ये सोचा है कि किसी का हस्बैंड मर जाए तो सती प्रथा में एग्जैक्टली होता क्या था? उनको ना उस चिता पे बिठा के जला दिया जाता था। कभी ये सोचा है कि किसी की वाइफ मर जाए अगर उनको जलाया जाए तो फिर कितना मजा आएगा? बट नहीं, ये सती प्रथा ही था। हस्बैंड से रिलेटेड ऐसी कोई प्रथा आज तक ना बनी है ना आगे कभी बनेगा, आई थिंक सो। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who served as the first governor of Bengal under company rule? मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, डायरेक्ट यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि कंपनी रूल के अंडर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे कौन? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। इनका फिर आपको सर्विंग पीरियड क्या था? इनका सर्विंग पीरियड था 1757 से लेके 1760 तक। दो है, आप ये याद रखेंगे और ऑप्शन में आपको जो भी दिखता है वो आप लगाएंगे। 1765 से लेके 1767 तक अगर वहां अवेलेबल है तो आप वो लगाएंगे। अगर ये नहीं है, अगर ये 1757 से लेके 1760 तक अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी? ये जो टू नेशन थ्योरी था, इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन थे? ये थे, इसके जन्मदाता कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ओके, तो ये जो सोसाइटी थी चीफ एक्सपोनेंट थ्योरी की, इसको डेवलप किया था सर सैयद अहमद खान ने। डेट देख लेते हैं, 29 दिसंबर 1930। So we have next question. First Indian to use the word स्वराज। अब ये जो स्वराज्य वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? तो ये यूज किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये कभी किया था? आईएनसी के कलकत्ता सेशन में, जो कि हुआ कभी था? ये हुआ था 1906 में, और इसको लीड भी इन्होंने ही किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही लीड किया था। और फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। स्वराज वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया किसने था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कभी किया था? तो कैलकाटा सेशन में किया था 1906 को। और इसको लीड किसने किया था इस सेशन को? तो सिर्फ इन्होंने ही किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबेडकर adopted हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी। तो अंबेडकर जो थे इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, इस रिलीजन को अडॉप्ट किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है ना, उनसे रिलेटेड आप उनकी बायोग्राफीज और उनसे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ये आप एक चार्ट बना के इसको रेडी कर लीजिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स इनके साथ इनके द्वारा लिखी गई है, वैसे लिखी तो बहुत सारी बुक गई है, बट कुछ सेलेक्टेड बुक्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, तो आप एक बार देख लीजिए। वो है बुद्धा एंड हिज धम्म। इन्होंने क्या किया था? अब यहाँ से रेट करके आप देख लीजिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, अपनाया था, और इन्होंने लिख दिया बुक क्या? बुद्धा एंड हिज धम्म। तो ये तो चीजें याद रहेंगी, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी यहीं पे आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, ये अनटचेबिलिटी के लिए वर्क करते थे, ये पिछड़े वर्ग के लिए वर्क करते थे। तो यहाँ से आप रिलेट करके क्या याद कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं द अनटचेबल्स। फिर
स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये भी रिलेटेड है, ये वर्ड रिलेटेड है माइनॉरिटीज, तो ये भी आप इजिली याद रख सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई बुक है। फिर जनता वीकली, और ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका डेट भी यहाँ पे नोट करके रखा है। जनता वीकली किसने चलाया था, इनका मेन जो ऑथर था वो कौन था, ये थे अंबेडकर साहब, और 1930 में इन्होंने इस बुक को लिखा था। अब मूक नायक वीकली, ये दोनों ही डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनटचेबल्स और जनता वीकली 1930, मूक नायक वीकली 1920, ये सारी चीजें आप याद रखिए। We have the next question. In which place the सत्याग्रह first started in India by महात्मा गांधी? अब फर्स्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा क्या था कि फर्स्ट सत्याग्रह वर्ड जो था वो कहाँ यूज किया गया था, वो कब महात्मा गांधी के द्वारा यूज किया गया था, तो वो किया गया था डरबन साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे नटाल में किया गया था, जहाँ पे उन्होंने फोनिक्स फॉर्म की भी स्थापना करी थी। अब इंडिया में कहाँ किया गया था, तो ये इंडिया में किया गया था चंपारण में, ठीक है। अब चंपारण में किया कभी गया था, तो ये किया गया था 1917 में। ये बनारस हिंदू कॉलेज जो है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनकी स्थापना दिवस पे महात्मा गांधी को राजकिशोर शुक्ला ने उन्होंने रिक्वेस्ट करा था चंपारण आके महात्मा गांधी को विजिट करने के लिए। तो इनके कहने पर ही ये महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे। और यहाँ पे इनके साथ साथ कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद, ये आपको बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे रिलेटेड जो लोग हैं ना, ये आपको डायरेक्ट बिहार से रिलेटेड है, और ये चंपारण सत्याग्रह भी बिहार से रिलेटेड है। इसलिए बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, बिहार स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसने था, इनके साथ था कौन कौन, तो इनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, बाबू गया प्रसाद सिंह और जेबी कृपलानी। तो ये सारे के सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, वो महात्मा गांधी के साथ इस चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये 2017 में, ये आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज देख लीजिए, 2017 में 100 ईयर कंप्लीट हो गया इसका, चंपारण सत्याग्रह का। और 102 ईयर हमने किसका भी कंप्लीट किया है 2021 में, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो जलियांवाला बाग मैसेकर का। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1904 बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये किस ईयर में फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था 1904 में। और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने गणेश दामोदर सावरकर, जो कि उनके भाई भी थे, उनके साथ मिलके यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी, जिसको क्या कहा जाता है, अभिनव भारत सोसाइटी। मतलब अभिनव भारत सोसाइटी की जगह आपको ऑप्शन में अगर यंग इंडिया सोसाइटी दे दिया जाए तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होंगे, क्योंकि अभिनव भारत सोसाइटी को ही यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके फाउंडर थे विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर इन ईयर 1904. So we have the next question. What was the name of first newspaper to announce the partition of Bengal on July 6th, 1905? ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये वेरी फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था, बंगाल का न्यूज़पेपर, वेरी फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था जिसने पार्टीशन ऑफ इंडिया को अनाउंस किया था कि इंडिया का पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था कि बंगाल का पार्टीशन होने वाला, ये था संजीवनी।
अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस रिलेट करके, ऑप्शंस रिलेट करके याद कर लीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर था अपना संजीवनी। ये बंगाल का जो पार्टीशन था वो कभी अनाउंस किया गया था? ये किया गया था 6 जुलाई 1905 में। और ये जो संजीवनी थे, इसके प्रकाशक कौन थे? इसके जो राइटर थे, पब्लिशर थे, ये कौन थे? ये थे के मित्रा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप रिलेट करके यहाँ पे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। तो ये जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पेपर है वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, और इन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना करी। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप के एक्ट्स, इस टाइप से रिलेटेड पर्सन, ये सारे के सारे चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी हैव अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये था आपका राइट आंसर इज चार्टर एक्ट 1833। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद कैसे करेंगे? आप याद कर लीजिए यार, ये जो हमारा रिटन के बाद जो पेपर होता है ना आपका, उसमें 33% मार्क्स आपको चाहिए होता है पास होने के लिए। ठीक है, अब आपको उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें आपको क्या चाहिए होता है? 33% मार्क्स। जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस के पेपर होते हैं, उसमें आपको 33% मार्क्स आपको चाहिए होता है। तो आप उससे याद क्या कर सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 किससे रिलेटेड? सिविल सर्विसेज से रिलेटेड चार्टर एक्ट 1833। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो चार्टर एक्ट 1833 है, ये सिविल सर्विसेज बिकेम एन ओपन कंपटीशन, हाउएवर द एग्जाम्स वेयर कंडक्टेड इन लंदन ओनली। ये एग्जाम्स जो इसके होते थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ लंदन में ही उस वक्त होता था। और 1853 से ये सिविल सर्विसेज एक्ट, सिविल सर्विसेज का जो ये एग्जाम था, ये जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, ये 1853 से स्टार्ट हो गया था। सो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 20 क्वेश्चंस के साथ साथ आपने नोटिस किया होगा कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको कवर करवाए हैं। तो एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं है। इस 20 क्वेश्चंस के साथ साथ आई मीन टू से कि आप समझ लीजिए कि आपने इस सेट में 40-50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और आई रिक्वेस्ट कि आप ये सारे के सारे पॉइंट्स का एक शॉर्ट नोट बना लेंगे और सेम डे रिवीजन कर लेंगे। मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देखिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। सेम डे आप कोशिश करिए कि ये 20 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मिला के ये जो 40-50 क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप एटलीस्ट 2 बार दिन में देख जाइए। ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन आपको आने वाले किसी भी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।